सर यही वाला क्वेश्चन है। A stone is tied to a string of the tail and is rolled in a vertical at a certain instant of time. The stone is at the lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in velocity as it reaches the position where the हाँ जी दिक्कत बताओ इसमें। सर इस वाले केस में जो हम इसके क्या क्या क्या। सर हम इस वाले केस में जो है, इस वाले क्वेश्चन में हाँ हाँ बोलते जाओ। आवाज नहीं आ रही है। शशांक यू आर म्यूट। यू आर ऑन म्यूट। शशांक यू आर ऑन म्यूट। आई गेस आई नो व्हाट इज योर डाउट। देखो भाई आप लोगों ने क्या गलती की वो भी मुझे मालूम है, इसमें क्या क्वेश्चन गलती है। देखो जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर होगा, जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर होगा तब उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी। अगर मैं एक सर्कुलर बनाऊं और जब वो शायद यहाँ पहुंचा होगा, ये पूछा है दो कौन से दो पॉइंट थे, एक तो लोअर मोस्ट पॉइंट था और दूसरा पॉइंट कौन सा था। सॉरी सर, वो नेट चला गया था, लाइट अभी मैंने रिटर्न करा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैंने एक लोअर मोस्ट पॉइंट था और दूसरा कौन सा पॉइंट था। आप वाला अच्छा मेरा ना तो ठीक है। Dishank open that question. At a certain instant of time, the stone is at lowest point and has a velocity of u. The magnitude of the change in velocity as it reaches the point where the string is horizontal. Okay. Don't stop presenting. आपने बोला जब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u होगी तो सर यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी u स्क्वायर माइनस 2gl। ऐसी कुछ बताया था। हाँ जी सर। राइट नहीं ये यस होगा सर। शायद ये u माइनस 2gl था। रुकिए मैं याद कर लेता हूँ। हाँ u स्क्वायर माइनस 2gl करेक्ट। आपको बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो पहले तो आपने क्या क्या मैग्नीट्यूड में डिफरेंस निकाल दिया। आप भूल गए कि सर ये वेलोसिटी वेक्टर है जो कि वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है जिसका मैग्नीट्यूड ये है। आपको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे सर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप बोलोगे दैट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस दिस का स्क्वायर। तो बेसिकली आएगा u स्क्वायर माइनस 2gl। आंसर कितना आ रहा है। और ये फाइनल माइनस इनिशियल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं ना, तो ये आ रहा है यस सर। 2u स्क्वायर माइनस 2gl। ऐसा कुछ ऑप्शन है शशांक। हाँ जी सर है। समझ में आया। आपने क्या किया, इनके मैग्नीट्यूड को सिंपली डिफरेंस निकालने लगे। वेक्टर्स है, वेलोसिटी में पूछा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो पहले चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे वेक्टरली सॉल्व तो करो। ओके सर। नेक्स्ट। ये वेक्टर a मान के चलते हो और ये वेक्टर b मान के चलते हो तो आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट जल्दी क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करें प्लीज, थोड़ा क्विकली पूछे डाउट। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, हाँ सर इसमें जो ये बोला 50% इनिशियल हो जाएगी सर फाइनल वाली, तो उसका हाफ करके नहीं कर सकते उसे? क्या नहीं कर सकते। मतलब सर पहले मोमेंटम कंजर्व करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो सर उसके बाद हमको सर जब V1 और V2 चाहिए होगा, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, तो सर उसमें उस केस में ऐसे ही करेंगे। अ,
बिल्कुल करेंगे, तुमने गलत कर रखा होगा। उसने बोला ब्लॉक ऑफ मास 4 kg मूविंग विद इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ द सेम मास इफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी 50% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई, आपने बोला इनिशियली अ ब्लॉक इज मूविंग, उसका मास है 4 kg और उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, दूसरा वाला रेस्ट पर है। आप बोलोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ इनटू 4 इनटू 4 का स्क्वायर, ये आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, देखो आपने बोला आफ्टर कोलिजन क्या होगा, लगा दो इनिशियल m1 u1 प्लस 0 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहां से अगर आप निकालोगे तो इक्वेशन आएगी 4 इंटू यू कितना है 4, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू v1 प्लस 4 इंटू v2। क्या है इक्वेशन नंबर 1। हाँ सर यही आई है। दूसरी इक्वेशन निकालो, दूसरी इक्वेशन जब आप निकालोगे तो ये आएगी, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इतनी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम। एम तो दोनों का सेम है ना, यस एम सर। दोनों का सेम है तो आप क्या लिखाओगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका हाफ ही होता है ना 50%, तो आप लिखोगे हाफ इंटू 4 का स्क्वायर। v1 और v2 ऐसे निकालना पड़ेगा सर, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको रखना पड़ेगा इसमें इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर। वो बस यही वाला डाउट वैल्यू था का सर, आपको V1 कौन और सी, V प्लस वाला। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे देखो कैलकुलेशन पड़ेगी। चलिए एनी अदर डाउट, यस सर। जिसको जहाँ नहीं आ रहा हो पूछ जरूर ले भाई। सर ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन बताएगा, a ball collides elastically with another ball of same mass, the collision is oblique and time. Initially one of the ball was at rest, after the collision the two balls move with the same speed. What will be the angle between the velocity of the balls after collision? After the collision, the two balls move with the same speeds. What will be the angle between the velocity of balls after collision? ठीक, क्या हो गया? हाँ, अच्छा इसमें 45 डिग्री दे रखा है क्या? हाँ जी सर। 45 तो दोनों का ही 45 आएगा, पर टोटल एंगल तो 90 डिग्री बनेगा ना। आंसर 45 दे रखा है, ऐसे वो ऐसे ही वो ये पूछ करते कि इनिशियल डायरेक्शन से दोनों वेलोसिटी से कितना एंगल होगा, वो ऐसा कुछ पूछा जा रहा हूँ मैं। अदरवाइज इसका आंसर 90 डिग्री होना चाहिए। ओके सर। शांत, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर, आ रही है आवाज। Shashank, I can't hear you. Maybe you got a call. आपकी आवाज चली गई है। मेरी आवाज चली गई क्या? सर आपकी आवाज आ रही है सर। आई गेस मेरी तरफ से शायद कोई दिक्कत आ रही है। सर अब आ रही Nobody है? can hear me, right? Or everybody can hear? सर अब आ रही है आवाज? आ रही है सर आवाज। सर आपकी आवाज क्लियर Okay, है। I guess I am not able to listen to you, so I am reconnecting. Yes, now can you hear me, people? ये सर पहले भी सुन सकते थे। But I was not able to like listen to you people, right? So that's why I reconnected. स्क्रीन थोड़ा ब्लर आ रही है क्या, देखना बताना अगर स्क्रीन ब्लर आ रही हो तो। आई डोंट थिंक सो। चलो एनी अदर डाउट्स? सुशांत क्लियर है वो क्वेश्चन? अगर
आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, वो मेरे हिसाब से थोड़ी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन गलत है। वो इनिशियल डायरेक्शन से एंगल पूछा होगा दोनों वेलोसिटीज का, इसलिए शायद आंसर गलत हो। ठीक है, तो एक बार उसको रिपोर्ट कर दो, विल क्रॉस चेक। ओके सर। ओके नेक्स्ट। एनी अदर डाउट्स प्लीज? हाँ सर, ये नेक्स्ट डीपीपी में ये वाला है। पुरानी डीपीपी में कोई डाउट किसी को? No फर्स्ट sir. डीपीपी में No sir. two rods each of mass m and length are joined at the center of to form the moment of inertia of this cross about an axis passing to the common center of the rods and perpendicular to the plane formed by them is ml square by 6 यार। why ml square by 12? तो जान यस सर। क्यों ml square by 12 होना चाहिए? फिगर बनाया? सर इसका आंसर ml स्क्वायर बाय 3 दिया है शायद। ml square by 3 दिया है? यस सर। I don't think so, ml square by 6 होगा if I'm not wrong। हाँ सर जी 3 दे रखा है, ये कंफ्यूजन 12 और है। 6 वाले में ही है। हर्षित तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, आई कांट हियर यू। देखो यार क्वेश्चन देख लेना, अगर मैंने थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा तो यही क्वेश्चन दे रखा है ना, दोनों का मास एम दे रखा है। यस सर। तो मैंने प्रेजेंट कर दिया वापस। अच्छा, two rods each of mass m and length are joined at the center to form a cross. The moment of inertia of this cross about an axis passing to the common center of the rods and perpendicular to the plane formed by them is ml square by 6 should be the answer। ml square by 6 देखो, ml square by 12 इसका होगा और ml square by 12 इसका होगा। दोनों को ऐड कर दोगे इस एक्सिस के बाद ना, दोनों को ऐड करोगे तो ml square by 6 आ जाएगा। Any other doubts? Quickly। बाकी लोगों को कोई डाउट नहीं यार, बाकी लोगों के डाउट नहीं आ रहे भाई। और कोई डाउट? नो सर। Any other people? Harshit, Astik, Shivangi, Madan, Shivam, नो सर। Diksha, Preeti, no other doubts? Pratham, Naman Doshi 7, which DPP? तुम यार सो के उठते हो नमन यार, मतलब जब तब के नाम दूंगा तभी डाउट पूछोगे यार। नमन, which DPP? Which 7 question? There were 2 DPPs। रोटेशन वाली सर। रोटेशन वाली, अरे ऊपर करना निशान जरा, जल्दी जल्दी पूछा करो यार। नमन इतना सो के उठ के आते हो यार। जतिन, आप देखो जतिन को याद आई 90 ऑफ रोटेशन। शांग 9 नहीं 7 बोला था ना, पहले तो 7 बोला बोला था था किसी ने। देखो बस ठीक बेटा। नमन, आपको बोला टॉर्क जीरो करना है तो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगाना पड़ेगा फोर्स। कहाँ लगाना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास पे। तो इस सिस्टम का सिर्फ और सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। यस सर। नमन क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो इसको 2 फोर्स लग रहा है। आप अगर इस बॉडी की बात करोगे तो इस बॉडी पे 2 फोर्स लग सकते हैं। अगर हवा में है तो सेंटर ऑफ मास पे इसका एम लग रहा होगा। आप बोले यहाँ से फोर्स लगा दो, सारे फोर्सेज अगर सेंटर ऑफ मास पे लगेंगे तो टॉर्क कभी नहीं लगेगा। जब भी एक बॉडी फ्री होती है तो उसके सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगाओगे तो वो रोटेशन नहीं करेगा, बॉडी विल ट्रांसलेटिंग मोशन विल डू ट्रांसलेटिंग मोशन। तो उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है बेसिकली इनडायरेक्टली। नेक्स्ट डाउट जतिन का 19 है भाई, जतिन बताना भाई 19। जतिन मुक्का मारना मैंने उठा के फेंक के।
क्या बताऊं इसमें? जतिन जतिन अपना डाउट पूछे जल्दी क्विकली। सर आंसर इसका सी आ रहा है मेरा। आंसर सी आ रहा है। तुमने किया क्या? मुझे जल्दी से ये बताओ, तुमने क्या किया? सर मैंने पहले दोनों बॉडी का निकाला था, फिर उन दोनों को इसे ये डिस्टेंस ले लिया 2r। दोनों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है कि अलग अलग? सेम आ रहा है सर। सेम आ रहा है तो गलत किया तुमने इसका मतलब। सेम कैसे आ सकता है यार? इस बॉडी का किस कौन सी एक्सिस के अबाउट निकाला बेटा? जतिन जल्दी। अरे आपने इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट निकाला, इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट निकाला, ये दोनों सेम। आपको इसका भी इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा मुक्का मार देना मैंने खींच के, ऐसे डाउट पूछे तो। मतलब ठीक है पूछा सर। इस एक्सिस के अबाउट है, तुमने इसका इधर निकाल लिया, इसका निकाल दिया और ऐड कर दिया मनमर्जी से। ऐसे तो मत करो यार। जतिन खंड हो दिया, क्लियर है? यस सर। Any other doubts? Anyone? Any people fast? Shop is going to be closed soon. चलो बंद करो। बाकी लोगों ने या तो डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाई है या फिर करने का मूड नहीं है। डाउट्स नहीं आ रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता यार। फुल डीपी में इतने डाउट आए, इतने इंटेलिजेंट आप हुए और इतना अच्छा मास्टर तुम्हारे सामने है नहीं कि एक बार में पढ़ा दिया और सब क्लियर हो गया। डाउट तो आने बनते हैं बॉस। और डाउट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब दो ही चीजें होती है, या तो सब कुछ क्लियर है या फिर ऑल क्लियर है, दिमाग से बाहर है सब। आई डोंट नो व्हिच क्लियर इज हैपनिंग विद यू पीपल। है चलो बातें कहाँ तक होगी की जरा बताना। लास्ट लास्ट चीज कहाँ तक होगी जल्दी क्विकली। प्योर रोलिंग सर। प्योर रूलिंग के कांसेप्ट सिखा देगा आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस उससे सर। पहले कुछ टॉर्क के बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जरा। मैंने जरा देखो, मैंने ये रॉड है देखो, ये रॉड की ये हिंज है। हिंज का मतलब समझते हो ना? ये जो गेट होता है ना, गेट गेट पे ये हिंज लगे होते हैं। हिंज का मतलब क्या होता है? वो उस एक्सिस के अबाउट से फिक्स कर देता है, रोटेशन उसी एक्सिस के अबाउट होगा, है ना? गेट या विंडो में देखा ये हिंज, यहाँ पे हिंज लगे होते हैं तो ये ऐसे घूमता है। तो इसका मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है। बस आपने बोला कि सर यहाँ पे एक स्प्रिंग से इसको बांध रखा था। अब आपने बोला इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट किया। अब इसी इंस्टेंट पे इसकी मास m है और लेंथ l है। इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा और अल्फा क्या होगा और हिंज फोर्स क्या होगा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। आप जरा देखो, मैंने कहा जब भी आप टॉर्क टॉर्क के जब भी क्वेश्चन फाइंड आउट करने पड़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो नेट फोर्स वाले इक्वेशंस लगा दो। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा लगाना होगा। दो बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जरा देखो कैसे करते हैं। मैंने कहा जरा देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हिंज फोर्स, अब हिंज क्या होता है? हिंज दो हिंज फोर्स लगा रहा होता है, मुझे नहीं मालूम हिंज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा हो तो आप क्या करोगे? हिंज का फोर्स हम ऐसे मान लेते हैं, मान लो एक अलोंग दी लेंथ लगा रहा होगा, चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो। एक हिंज फोर्स अलोंग दी लेंथ लग रहा होगा और एक लेंथ के परपेंडिकुलर। हमेशा ही ऐसे ही मान लेना। हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट मान लेने हैं। आप बोलोगे एक तो क्या होगा? अलोंग दी लेंथ ऑफ द रॉड लग रहा होगा और एक लेंथ के परपेंडिकुलर। हमेशा हिंज फोर्स ऐसे ही मान लेने हैं। सर आपकी आपने स्क्रीन बोला ब्लर हो रही है। स्क्रीन ब्लर हो गई बेटा अभी से? क्यों भाई ऐसा क्यों? देखते हैं, लग तो रहा है स्क्रीन ब्लर हो गई होगी। Nowadays this network is सर अब क्लियर हो गई है। हो गई? हाँ हो गई। चलो खैर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है।
ठीक है ना, सबको क्लियर आ रही होगी। चलो मैंने कहा सर हिंज के फोर्सेस ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, दो दो कंपोनेंट पता कर लेते हैं। मैंने कहा सर यहाँ सेंटर ऑफ मास पे देखो इसका क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा वेट, और कोई फोर्स लग रहा है इस पे, जरा बताओगे इस इंस्टेंट पे जल्दी से। एनी आइडिया, एनी अदर फोर्सेस किसी को लग रहा है तो बोलते जाया करो यार, ये तो मना कर दिया करो, नहीं सर आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हो। सर इसमें स्ट्रिंग का फोर्स नहीं लगेगा, ये स्ट्रिंग काटने के बाद का एफबीडी है ये। अरे स्ट्रिंग के कट करने के बाद एफबीडी बनाऊंगा ना यार, स्ट्रिंग तो कट हो गई। अच्छा कट रखे ना। हाँ ठीक है, स्ट्रिंग कट करने के बाद की बात करेंगे ना, पहले से मुझे क्या मतलब है, जब कट करना है उसके बाद ही तो एक्सीलरेशन आएगा, नहीं तो आएगी नहीं ना, वो तो बंधा रहेगा चुपचाप बैठा रहेगा, है ना। तो जब स्ट्रिंग कट हो गई तो स्ट्रिंग का रोल खत्म हो गया। स्क्रीन क्लियर आ रही है, आई डाउट। सर अभी भी ब्लरी है। आई नो आई कैन सी दैट कमिंग ब्लर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड।
बेटर हुआ क्या? नो तो आप सर ना अब थोड़ा सा कैमरे पे थोड़ा सा कपड़ा भी मार लो, थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। कपड़े से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई गेस। कैमरा तो क्लियर नहीं है। हाँ अब ठीक है सर, पहले बहुत डल डल आ रहा था। सर अब ठीक है। चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। आई थिंक बस नेटवर्क भी आई गेस मेरे स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। आई गेस नाउ इट्स वेरी क्लियर राइट। यस सर। चलो तो ये बेसिकली इसका क्या होगा, एफबीडी हो गया। अब आप बोलोगे देखो जब ये यहाँ से फॉल होगी तो इस टाइम पे सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ जाएगा भाई, आया ना? सेंटर ऑफ मास का एक नीचे की तरफ, प्लस आपको पता है सर ये ऐसे घूमेगा तो इसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे मूव करेगा, सर्कुलर मोशन ऐसे होगा। अगर आप यहाँ खड़े हो जाओगे तो आपको क्या लगेगा, सेंटर ऑफ मास ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसके दो दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर आप इसको पॉइंट मास की तरह, सेंटर ऑफ मास के एक पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं ना, अगर आप इसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हो सर, तो ये सेंटर इसके अबाउट एक सर्कुलर मोशन करने की कोशिश कर रहा होगा, तो इस सेंटर के दो दो बेसिकली कंपोनेंट होंगे, एक सेंट्रीपिटल होगा और इसका एटी होगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा वही तो एसीएम होगा। या वैसे लिख लो, एसीएम जो होगा वो बेसिकली दोनों का रिजल्टेंट होगा, सेंट्रीपिटल प्लस एटी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, तो एट द टाइम ऑफ रिलीज ओमेगा 0 होगा। अभी तो घूमना चालू किया ही नहीं ना। इस इंस्टेंट पे आप बोलोगे रोटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ओमेगा स्क्वायर आर। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। क्या ये बातें क्लियर है? इस इंस्टेंट पे अभी सर्कुलर मोशन स्टार्ट ही हुआ है, तो ओमेगा कितना होगा, 0। ओमेगा 0 होगा तो इस इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल वाला कंपोनेंट कितना होगा, 0, क्योंकि ओमेगा 0 है। अब ओमेगा 0 है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो कितना फोर्स लग रहा है, बोलिए। तो आप बोलोगे यहाँ पे लगा दोगे सिग्मा, अगर मैंने कहा ये एक्स डायरेक्शन हो गया और ये वाई डायरेक्शन हो गया, तो सिग्मा एफएक्स कितना आना चाहिए, 0। अगर सिग्मा एफएक्स 0 आएगा तो आप बोलोगे सर सिग्मा एफएक्स है कितना, केवल और केवल एम ए इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया, फिर से ब्लर हो रही है? अभी तो यार स्पीड सही कर रही भाई है, सर स्क्रीन गई, स्क्रीन चली गई। मतलब स्क्रीन आ रही ब्लर ब्लर। अरे यार अभी तो स्पीड में अच्छी आ रही है, कैसी बातें कर रहे हो, क्यों आ रहा है ऐसा? मेरे को क्लियर है सर। अब तो मैं मैं भी वॉच कर रहा हूँ सर। यार अभी तो स्पीड भी अच्छी आ रही है, आनी नहीं चाहिए ब्लर। नहीं सर कि कितने अब लोगों तो को क्लियर क्लियर आ है रही है अभी? सर। मेरे को क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है सर। कुछ लोगों को शायद ब्लर आ रही है, तो और ये शायद अब आपके एंड पर होगा कि बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है, तो मेरे एंड पे क्लियर है इस बार। ठीक है, तो कुछ कुछ बच्चों को शायद ब्लर आ रहा होगा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस है या फिर रिज्वाइन कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों के एंड पे इश्यू आ रहा है, सर नेट की स्पीड अब मेरी सही चल रही है। निशान क्लियर हो गई तेरे को रिज्वाइन करने के बाद? हाँ सर हो गई अब फ्री ज्वाइन करने के बाद। हाँ तो वो शायद आपके एंड पे इश्यू आ रहा होगा, ठीक है। कुछ सॉरी लोगों को सर। अपने एंड पे आ रहा होगा, तो रिज्वाइन कर लो, नहीं तो थोड़ा वेट कर लो, आ जाता है जनरली। तो आप बोलोगे सिग्मा इफेक्ट कितना हो गया, 0। इसका मतलब एनए कितना हो गया, 0। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर लो। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो दो फोर्स लग रहे हैं, एक एमबी और एक एमजी, दो ही फोर्स लग रहे हैं। तो आप बोलोगे नेट एक्सेलरेशन आपने नीचे की तरफ माना ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आप क्या लिखोगे, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो लिखोगे mg माइनस mb, दैट शुड बी इक्वल टू m इनटू at। ये कहां से लगाया सर, सिग्मा fy इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो नीचे की तरफ mg को पॉजिटिव मान लिया, ऊपर की तरफ mb को नेगेटिव मान लिया, तो m इनटू at, m फॉर सेम m है।
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना जब भी हम F इक्वल टू m इंटू ए लगाते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ए ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास का कंपोनेंट है नीचे वाला, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये मेरी इक्वेशन आ गई 1, ये हो गई 2। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अगर कोई मुझसे पूछे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो गया सर, वो 80 के बराबर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब जब सर्कुलर मोशन होता है किसी पॉइंट मास का, तो एक रिलेशन और होता है AT इक्वल टू R अल्फा। होता है कि नहीं होता है? AT इक्वल टू होता है R अल्फा। क्लियर है? AT इक्वल टू अगर R अल्फा होता है तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू R, देखो कितना है, किसके अबाउट, ये हो गया ना आपका सर्कुलर मोशन का सेंटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R हो गई। ये किसके बराबर है, L/2 के बराबर है। तो आप बोलोगे सर AT इक्वल टू R इंटू L/2, सॉरी माय मिस्टेक, R की वैल्यू L/2 अल्फा। तो AT की वैल्यू आ गई L/2 अल्फा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब लगा लो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। अब टॉर्क कौन सी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन हो रहा है, ये देखो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो इसी एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लिख लो, तो इसी एक्सिस के अबाउट I लिखना पड़ेगा। अब इस एक्सिस के अबाउट जब टॉर्क लिखोगे तो जरा देखो Nv और Na का टॉर्क 0 हो जाएगा, बिकॉज़ दोनों फोर्सेस इसी एक्सिस से पास हो रहे हैं। Nv और Na का टॉर्क 0 हो जाएगा, कल बताया था, क्योंकि इनकी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। केवल एक फोर्स बचा है mg, वही नेट टॉर्क बना रहा है। तो आप बोलोगे नेट टॉर्क की वैल्यू आएगी mg, ये देखो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, mg की डायरेक्शन नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रही है L/2, तो क्या हो जाएगा mg L/2। I की वैल्यू कितनी लिखेगा, कोई बताएगा I की वैल्यू कितनी लिखोगे, एनीवन? सर ml²/3। सर ml²/3। ml²/3, क्योंकि ये कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है सर, एज से पास होने वाली। m से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, तो आप बोलोगे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2g बाय l। ये तो देखो एक आंसर आ गया मेरा अल्फा। अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, तो भाई साहब यहाँ वैल्यू रख दो, तो AT आ जाएगा, AT इक्वल टू 3/2 g/l इंटू L/2। L से L कैंसिल, तो AT की वैल्यू आ गई 3/4g। और यही AT अब ACM के बराबर है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो चुका है। तो ACM की वैल्यू आ गई बेसिकली आपकी कितनी, 3/4g। कोई क्लियर नहीं होना चाहिए, मतलब ये आ गया अल्फा आ गया, ACM आ गया। अब बचा हिंज फोर्स। हिंज फोर्स में एक कंपोनेंट तो इसका 0 है, तो जो कुछ NB आएगा वही हिंज फोर्स हो जाएगा। NB की वैल्यू यहाँ से देखो, AT की वैल्यू उठा के इस पर रख दो और आपकी NB की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, एंड यू विल गेट द आंसर। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो AT पूछ लेगा, या वो अल्फा पूछ लेगा, या वो हिंज फोर्स पूछेगा, सारी बातें नहीं पूछता। मैं तो आपको सारी बातें एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। वो आपसे एक बार पूछेगा, इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बार पूछा गया है यही क्वेश्चन विद द सेम डेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही, तो बच्चों को याद आ जाता है कभी कभी अल्फा और ये AT। यही क्वेश्चन शायद से सेम डेटा के साथ पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाता है, ऑब्वियसली सब लोग सॉल्व करके रखते ही हैं, और नीचे का पूछा होगा तो बड़े आराम से किसी ने सॉल्व कर लिया होगा। कोई भी स्टेप देखो, यही अगर यही स्टेप मैंने सीख लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं कर लूंगा। आप क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, वो हिंज यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दोगे तो आप बोलोगे सर फर्क इतना पड़ेगा कि इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना पड़ेगा और इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना पड़ेगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो यहाँ से डिस्टेंस दे दिया L/4, निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को टफ करने का तरीका यही हो जाएगा कि हिंज को सेंटर पे दे दिया, हिंज को L/4 डिस्टेंस पे दे दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई और टॉर्क में थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, प्रोसेस यही रहने वाला है, प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ें। क्लियर है? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलते चलो। यस सर। यस सर। चलो मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
अगर देखो आपने बोला पुली वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सर हाँ जी बेटा, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? कामाक्षी आप किस आज प्रॉब्लम है भाई इस बार? सर मेरे को क्लियर है। सर अब तो आवाज ही नहीं आ रही। कोई सर दिख रही। बात नहीं बेटा, रिवाइंड करो, सुन लो मेरी बात, रिवाइंड कर लो बेटा, के साइड से कोई इशू है इस बार? योगिता कैन यू हियर मी? उसको मैसेज वगैरह कुछ कर दो यार प्लीज, है ना, रिवाइंड करने को बोलो उसको। या तो उसका फोन बच गया, फोन बजने के बाद जनरली क्या होता है कि उसकी आवाज तो आती है, हमारी आवाज वहां नहीं पहुंच पाती, जो कि मेरे साथ कई बार हो जाता है। सर वो चेंज करना पड़ता है, ऊपर जो स्पीकर का साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, उसको क्लिक करके वापस स्पीकर कर दिया करो तो आपकी आवाज वापस आ जाएगी, रीजॉइन करने की जरूरत नहीं क्या क्या पड़ेगी। करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, फिर से बोलो। अपनी स्क्रीन को टैप करो, एक ऊपर स्पीकर का एक सिंबल बना आ रहा होगा। कौन सा आइकन? स्पीकर का से एक आइकन बना ओके रहा ओके ओके ओके, गॉट योर हाँ, पॉइंट। हाँ, हाँ, तो जब कॉल आता है ना वो स्पीकर पे ही रहता है तब, लेकिन वो चेंज हो जाता है तो आप उसको किसी और में करके फिर वापस स्पीकर पे कर दिया करो तो ठीक हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। देखो ऐसे सीखते हैं भाई, डिस्कशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके डाउट है सामने वाले को क्लियर होते हैं, इसलिए बोलता हूँ डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट टाइम अपन, है ना, ऐसे ही करेंगे। हाँ भाई, मैंने कहा सर अब देखो एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो, मैंने कहा सर ये पुली है, ये मास है m2 और ये मास है m1। अब अभी तक हमने जो बात की थी पुली की, सर वो बोला था मासलेस और फ्रिक्शनलेस, मतलब रोटेशन नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग उसके ऊपर से ऐसे स्लाइड करती थी। अब हमने बोला है सर ये मासलेस नहीं है, अब फ्रिक्शनलेस भी नहीं है, अब नॉर्मल पुली है ये, अभी आइडियल नहीं, नॉर्मल पुली है। नॉर्मल पुली है जिसका आप बोलोगे ये इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकती है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई, और ये जो रेडियस दे रखा है ये रेडियस दे रखा है आर। अब आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बता दो, मैंने कहा सर m2 की वैल्यू m1 से बड़ी है। अब आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन बता दो, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, और टेंशन बता दो, यहाँ टेंशन कितनी होगी। मैंने कहा सर यहाँ पे टेंशन T1 होगा, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ टेंशन लग रहा होगा T1, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ टेंशन लग रहा होगा T2, और यहाँ पे लग रहा होगा ऊपर की तरफ T2। सबसे पहली बात तो अब दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम नहीं होगी। आपको याद है मैंने बोला पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम तब होता है जब स्ट्रिंग मासलेस होता है और उसके बीच में कोई मास भी नहीं होता। अब ये मासलेस नहीं है तो आप बोलोगे पूरी स्ट्रिंग के बीच में एक मास आ गया है तो अब टेंशन सेम नहीं होगा, दोनों साइड टेंशन अलग अलग होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। जबकि पहले हमने जो कॉलम की थी उसमें हमने मासलेस पुली ली थी, इसलिए हमने पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैसा लिया था, सेम। तो पहला पॉइंट ये दिमाग में क्लियर कर लो। मैंने कहा सॉल्व करने का तरीका वही है, इसका एबीडी बनाओ। अच्छा एक्सेलरेशन दोनों सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज, बिकॉज़ ये स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ घट नहीं सकती, तो जितना स्ट्रिंग ये नीचे जाएगी उतनी स्ट्रिंग ये ऊपर जाएगी, तो एक्सेलरेशन विल रिमेन द सेम अमाउंट मैग्नीट्यूड वाइज। m2 की आप बात करोगे तो नीचे बनाओगे आप m2g, ऊपर बनाओगे टेंशन T1, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन और इक्वेशन लिख लोगे, आप लिख सकते हो, मैं आपको नहीं लिख के दूंगा। सिमिलरली m1 की बात करोगे सर, m1 नीचे की तरफ m1g, ऊपर की तरफ टेंशन T2, एक काम करो नाम ऐसे लो, इनको T2 बोलो क्योंकि m2 के साथ कनेक्टेड है, इनको T1 बोलो क्योंकि m1 के साथ कनेक्टेड है, T1 और यहाँ पे लिख दो। अब आप बोलोगे यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो आप लिख पाओगे T1 माइनस m1g इक्वल टू m इंटू m1 इंटू a, ये दो इक्वेशन आ जाएगी। मतलब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। आप जरा देखो और क्या कर सकते हो, मैंने कहा रोटेशन हो रहा है यहाँ पे। अब इसको पुली को रोटेट कौन करा रहा है, जरा पुली को थोड़ा सा ध्यान देना। पुली को यहाँ से ये स्प्रिंग नीचे की तरफ खींच रहा है T1 से और T2 से, और इस पॉइंट से पुली को इधर की तरफ खींचा जा रहा है T1 से, बट ये पुली इधर की तरफ रोटेट करेगी अल्फा एक्सीलरेशन से, क्योंकि T2 ज्यादा होगा, है ना, m1 m2 ज्यादा है ना, तो ये पुली ऐसे घूम रही होगी तभी तो ये ऐसे जाएगा। तो आप बोलोगे T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1। आप बोलोगे किस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट। तो आप क्या बोलोगे, एक चीज क्लियर है कि सर T2 की वजह से टॉर्क इधर लग रहा होगा, T1 की वजह से क्या टॉर्क लग रहा होगा, तो T2 का टॉर्क माइनस T1 का टॉर्क विल बी इक्वल टू I अल्फा।
नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, मैं लिख के दे रहा हूँ, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्जी। सर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्जी आई दे रखा है, तो आप लिखोगे आई दे रखा है, अल्फा आपको निकालना है टॉर्क। टॉर्क देखो इस एक्सिस के अबाउट फोर्स नीचे की तरफ है और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको आर बोला गया है। फोर्स नीचे की तरफ, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे T2 into R minus T1 into R। क्यों मैंने T2 R minus T1 R लिखा है कि आपको पता होना चाहिए इसका टॉर्क और इसका टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है और इसका टॉर्क ज्यादा होगा, तो मैंने दिस माइनस दिस इक्वल टू आई अल्फा लिख दिया। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो T2 minus T1 into R equal to आई अल्फा। ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी मेरे काम करेगा नहीं, वेरिएबल ज्यादा है, T1 T2 A और अल्फा, 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन चाहिए होंगी। चौथी इक्वेशन कहां से आएगी? देखो प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग कैसे होगी देखो, मैंने बोला ये देखो ये मेरी पुली है, ये मेरी रोप है, पुली जैसे जैसे घूमेगी रोप वैसे वैसे नीचे आएगी। क्या पुली और रोप स्किड करेंगे? क्या पुली रोप के रिस्पेक्ट में स्किड करेगी? क्या ये घूम जाए और ये स्लिप हो जाए? ऐसा नहीं होगा। जितना ज्यादा देखो, अगर रोप का पॉइंट देखो तो पुली के साथ ऐसे घूम रहा होगा, मतलब क्या हो रहा है सर, इस रोप के रिस्पेक्ट में ये रोल कर रहा है। अगर मैं रोप को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं, फिक्स मान लेता, तो आप बोलोगे सर रोप के रिस्पेक्ट में ये रोल कर रहा है, रोप के साथ साथ घूम रहा है। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे जब चलता है तो आप क्या बोलते हैं? अगर प्लेटफॉर्म भी चल रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? रोल ऐसे ही तो होगा कि सर यहाँ पे स्किडिंग नहीं हो रही है रोप के बीच में, जैसे रोड और टायर के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होती, तो हम बोलते हैं प्योर रोलिंग है। ऐसे रोप और पुली के बीच में कोई भी स्किडिंग नहीं होगी, तो उसका मतलब वो कैसे प्योर रोलिंग है। और प्योर रोलिंग आपको मालूम है, जो एक्सेलरेशन रोप के इस पॉइंट का होगा वही एक्सेलरेशन इस पुली के जो उससे पॉइंट कांटेक्ट में होगा उसका होगा। फिर तो समझना सर, ये हो गया पुली का ये वाला पॉइंट और यहाँ पे ये रोप है। रोप के इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पुली के पॉइंट का भी होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो पुली तो अपनी जगह क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो इसके लिए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? आप देखो यहाँ पे ये ऐसे अगर अल्फा से घूम रहा है तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस कितनी है? आर। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा? आर अल्फा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आर अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा, ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा, और तो कुछ नहीं ना। और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है सर? जितने से रोप नीचे जा रही है ये वाला पॉइंट भी उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, तो दैट इज इक्वल टू ए। इक्वेशन नंबर 4। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है। खुद बैठ के अब क्या होगा, अब आप इन सारे केसेस को सॉल्व करोगे, मैं आपको रिजल्ट बता दे रहा हूँ। रिजल्ट आएगा m2 minus m1 upon m1 plus m2 plus I by r square into 0। ठीक है, ऐसी टेंशन अगर मैं क्या निकालूं, T1 निकाल लो, तो T1 की वैल्यू आएगी m1 into 2m2 plus I by r square into g upon m1 plus m2 plus I by r square। यार यहाँ पे देखना थोड़ा प्लस माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, प्लस है कि माइनस है। ठीक है, ये ऐसे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, आपको अगर पुराना रिजल्ट याद हो तो होता है m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g। ये सबको याद है। अगर मैं इसमें रोटेशन वाला इफेक्ट को गायब कर दूं, मैं मान लूं ये फ्रिक्शनलेस और स्मूथ पुली है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। जैसे इस टर्म को जीरो कर दोगे आप बोलोगे m2 minus m1 upon m1 plus m2 हो जाएगा। और टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ये वाला टर्म जीरो कर दोगे आप तो फिर से वही हो जाएगा 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g। तो आप बोलते हो कि ये रिजल्ट आपको याद भी रहेगा। इसको थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा प्लस है कि या माइनस है। ठीक है, आप लोग कर लेना, वरना मुझे याद दिलाना, मैं क्रॉस वेरीफाई करके बता दूंगा, वरना मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन, जो मैं नहीं करना चाह रहा, काफी लंबा हो जाएगा, लेंथी टाइम वेस्ट होगा। तो ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद भी रह जाए तो काफी है। अगर पूछा जाएगा मेरे हिसाब से तो 2.5% पूछा जाएगा, नहीं तो बहुत बेसिक सी चीजें पूछी जाएंगी जो इनकी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, हो सकता है एक्सेलरेशन पूछ ले आर अल्फा के टर्म्स में, या ऐसे कोई छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट है सॉल्व करना आना चाहिए, और अगर ये फॉर्मूला याद आ जाएगा तो काफी हद तक आपका काम बन जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है?
गाइस यस सर। यहाँ T1 निकाला है तो M1 और M2 आ रहे हैं, अगर T2 निकालना है तो M2 की जगह पे M1 रख देना और M1 की जगह पे M2 रख देना, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो T2 आ जाएगा। यहाँ T1 और T2 सेम नहीं आएगा। ये प्योर रोलिंग का एक छोटा सा एग्जांपल की था। लास्ट क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन ऑल कई बार आ चुका है, 3 से 4 बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, जरा करिए ना, उसके साथ मैं रोटेशन को घूमूंगा करना। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उससे क्वेश्चन ये मान लो ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर आता ही आता है, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रॉब्लम से, और वो है रोइंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल, ये बॉडी है, ये स्मूथ नहीं। अगर स्मूथ होता, अगर ये स्मूथ होता, अगर ये स्मूथ होता तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो ये स्लिप हो जाएगा, रोल करेगा ही नहीं पहली बार। सर वो बीच में उसमें प्लस आएगा। यहाँ पे बेटा प्लस है, हाँ जी सर। तो ठीक है गाइस, इसमें प्लस कर लेना है ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था प्लस का। अगर ये स्मूथ होता, इसका मास m होता, ठीक है, तो आप बोलते हो ये केवल और केवल ऐसे सिर्फ एक ही फोर्स तो लग रहा होता है इस पे, mg sin थीटा, वो भी सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास पे अगर कोई फोर्स लग रहा होता है तो वो रोल नहीं कर पाएगा केवल, तो आप बोलोगे इसका एक्सेलरेशन केवल ही होता है a = g sin थीटा और नो रोलिंग, ओनली स्लाइडिंग। पहली चीज केवल ये स्लाइड करता है। मैंने कहा लेकिन अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा, हम क्या बोल रहे हैं, सफिशिएंट फ्रिक्शन। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है, स्लाइडिंग नहीं होगी। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता तो स्लाइड करता है ना, अगर सफिशिएंट है इसका मतलब वो बॉडी को स्लाइड नहीं करने देगा। इसका मतलब देखो किसी भी इंस्टेंट पे दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो यहाँ पे लग रहा होगा mg sin थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा n, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg cos थीटा, और पीछे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन। पीछे की तरफ फ्रिक्शन क्यों लग रहा होगा वो बता। देखो फ्रिक्शन निकालने का तरीका होता है कि सर पहले फ्रिक्शन लेस सरफेस अज्यूम कर लो और देखो कांटेक्ट वाला पॉइंट किधर जा रहा है, फ्रिक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट लगा दो। अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस था तो जरा देखो ये वाला कांटेक्ट वाला पॉइंट है और ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, राइट। फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पॉइंट को रोकने की कोशिश करेगा, तो फोर्स किधर लगाएगा, पीछे की तरफ। और सफिशिएंट फ्रिक्शन है मतलब स्लाइडिंग तो होने नहीं देगा। अब अच्छा कितने फोर्स लग रहे हैं कोई बताएगा, इस रोलिंग बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? आंसर को क्लियर दिया करो यार, टाइम वेस्ट मत करो, आंसर गलत दिया करो बट जल्दी दिया करो। निशांत कांट हियर यू, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, मैं पूछ रहा था, पहली वाली में पूछ रहे हो ना? क्या कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे, ये पूछ रहा हूँ बस। सर 3। वेर इज 3? कौन कौन से 3? mg एक नॉर्मल नॉर्मल और रिएक्शन। एक mg sin थीटा और एक mg। आंसर इज रॉन्ग, ओनली 2 फोर्स लग रहे हैं, एक mg और एक कांटेक्ट फोर्स। अरे ये भी तो कांटेक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं, अलग अलग फोर्स थोड़ी ना है भाई साहब, सब भूल जाते हो। याद आया? यस सर। इसीलिए पूछा था मैंने। अब जरा देखो, मैंने बोला कि सर एक तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ठीक है। अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिख लिया I = cmr²। ये c क्या है सर? cmr² मतलब अगर ये रिंग है तो c की वैल्यू 1 है, अगर ये डिस्क है तो c की वैल्यू 1/2 है, अगर ये स्फीयर है, हॉलो है, तो 2/3 है। समझ में आया? और अगर ये कौन सा होता है, सॉलिड है, तो आप क्या बोलोगे, ये वैल्यू 2/5 है, mr² तो c वैल्यू 2/5। समझ में आ गया? मैं तो जनरल ले रहा हूँ, कोई भी बॉडी हो सकती है ये। क्या ये बात क्लियर है? c की वैल्यू अलग अलग होगी तो बॉडी अलग हो जाएगी। c की वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो या तो रिंग है या हॉलो सिलेंडर है, c की वैल्यू 1/2 रख दोगे तो डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है। तो आपको बॉडी पता होगी तो आप c की वैल्यू अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे, ये चीज क्लियर रखना। मैंने कहा देखो इस डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा
माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए सी। कोई दिक्कत? इस डायरेक्शन को मैंने x बोल दिया और इस डायरेक्शन को मैंने y बोल दिया। तो ये मैंने x डायरेक्शन की बात की। कौन सी डायरेक्शन की बात की? x डायरेक्शन की। तो मेरी ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? जरा देखो सर, ये रोल कर रहा है, किस एक्सिस के अबाउट रोल कर रहा है सर? अपनी एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल लो। क्या निकाल दो? टॉर्क। अब आप जरा देखो इस पे सर, यहाँ से फोर्स जो पास हो रहे हैं, इन फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सारे इसी एक्सिस से पास हो रहे हैं। केवल ये ऐसा फोर्स है जो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्रिएट कर सकते हैं। केवल फ्रिक्शन ही इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। आप फील करके देखो, इस बॉडी को घुमाने में केवल फ्रिक्शन प्ले कर रहा है। क्या ये वाला बॉडी किसी तरीके से रोटेशन क्रिएट कर रहा है? नहीं। क्या ये वाला फोर्स रोटेशन क्रिएट कर पा रहा है? नहीं। करके देख लो, यहाँ पे फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट हो सकती है क्या? नहीं। केवल ये वाला फोर्स है जो कि इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ मिसिंग था, इसलिए यहाँ पे रोटेशन नहीं हुआ, नो रोलिंग। जबकि ये वाला आप बोलोगे तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या लिखोगे? आई अल्फा। टॉर्क की वैल्यू देखो, फ्रिक्शन ये रहा, फोर्स ये रहा, और ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो दोनों के बीच में, और ये डिस्टेंस है आर, रेडियस इसका है आर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आर इंटू फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? सी एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एक आर से आर कैंसिल, तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, दैट इज इक्वल टू सी एम आर इंटू अल्फा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप जरा देखो, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। एक और चीज देखो, प्योर रोलिंग हो रही है। कौन सी रोलिंग हो रही है? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है कि सर इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज प्लेन के रिस्पेक्ट में है ना, और प्लेन कैसा है? रेस्ट पर है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो कैसा होगा। अगर ये अल्फा से ऐसे घूमेगा ना, अल्फा से अगर ये ऐसे घुमा है, तो पीछे की तरफ जो आप बोलोगे एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पीछे की तरफ जो आएगा वो आएगा आर अल्फा, और इधर की तरफ आएगा ए सी। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल पाओगे? जो पॉइंट यहाँ पर है, ये बॉडी ऐसे अल्फा से ऐसे एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या हो गया? हमने ऑलरेडी निकाल रखा है आर अल्फा, और आगे की तरफ आएगा सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन। एंड आप बोलोगे नेट एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए था? 0, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है। तो आप बोलोगे सर ए सी इक्वल टू क्या हो गया? आर अल्फा। ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। सर यहाँ पे उठा के रख दो अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू उठा के रखोगे तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? AC बाय आर। तो आप बोलोगे ये हो गया CM AC। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ऐसे निकलेगी CM इंटू AC। आप फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, सर ये AC की वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको रिजल्ट बता दे रहा हूँ, सॉल्व करके डायरेक्टली आप चाहो कर लेना। AC की वैल्यू आ जाएगी G sin थीटा अपॉन 1 प्लस C। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखने के लिए। अगर यहाँ पे रोलिंग नहीं होती तो सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई रोल नहीं होता। इस पॉइंट को 0 कर दो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है? देखो g sin थीटा, जो कि ऐसा मान लो मुझे बताइएगा। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस c, और c की वैल्यू अलग-अलग बॉडी के लिए अलग-अलग आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? मैंने कहा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? एक रिंग का ज्यादा होगा, डिस्क का ज्यादा होगा, हॉलो स्फीयर का ज्यादा होगा, सॉलिड स्फीयर का ज्यादा होगा? अरे c की वैल्यू उठा के रखते जाओ, सी की वैल्यू कहाँ रखते जाओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू आती जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में। मैंने कहा अब जरा देखो, अगर इस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो ये पूछ लेते हैं कि जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? मैंने कहा सर इक्वेशन में उठा के रख देना, तो आप बोलोगे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अगर ये मैंने कहा कितनी हाइट है, प्लेन की हाइट है h, तो देखो अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस 6। ठीक है, और कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा? टाइम, अगर मैं बोलूँ टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर t इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू 2h बाय v इंटू 1 प्लस c। यहाँ पर भी करा हो रहा है। ये कुछ फॉर्मूले याद रख लेना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, h क्या है सर? यहाँ से यहाँ तक की हाइट है,
अगर आप ऐसे देखो यहाँ से यहाँ अगर पहुंचने में नॉर्मल बात करें इस केस के लिए कितना टाइम लगेगा, एच हाइट है तो आपको पता होना चाहिए सर बी की वैल्यू होगी √2gh होगी और टाइम की वैल्यू होगी केवल √2h/g। बट क्योंकि ये रोलिंग की बात हो रही है तो देखो यहाँ पे ये टर्म ऐसा हो गया 1 + c ऐड हो गया और यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसा हो गया। अब आप बोलोगे अलग अलग बॉडी के लिए किसी के लिए टाइम पूछ दे रखा है। क्वेश्चन जो पास पर पूछे हैं नीट का मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, उसने बोला एक बॉडी है जो कि यहाँ से यहाँ आने में 2 बॉडी थी, एक डिस्क दे रखा है एक स्फीयर दे रखा है, पूछा है कौन जल्दी पहुंचेगा। आप बोलोगे जिसका टाइम कम होगा वो जल्दी पहुंचेगा। साइन थीटा दोनों प्लेन सेम है, हाइट सेम है, डी सेम, ये तो सबके लिए सेम है। जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी उसका टाइम ज्यादा होगा, मतलब जिसके लिए सी की वैल्यू ज्यादा होगी उसका टाइम ज्यादा होगा। सी की वैल्यू डिस्क के लिए ज्यादा निकलेगी स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे डिस्क को ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब डिस्क बाद में पहुंचेगा। ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ है। ऐसे ही कई क्वेश्चन पूछे गए, कभी पूछा है किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या बेस पे जब पहुंचेगी तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये 3 फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आने चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पास में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे से। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस, एनी डाउट्स? गाइस नो सर। नो सर। एक क्वेश्चन और पूछ लो, मैंने कल ये पूछ दिया था। ये 2 केसेस दे रखे हैं और दोनों ने पूछा बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो एक केस में d sin थीटा होगा और दूसरे केस में कितना होगा, d sin थीटा पर 1 + 3, दोनों का रेशियो पूछ लिया गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है रोटेशन के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। एक 2 छोटी चीजें और बता देता हूँ, बाकी तो बस रोटेशन खत्म। तीन क्वेश्चन आते हैं तो टाइम भी हमें ज्यादा लगा, तीन लेक्चर होते हैं इसमें, है ना। यहाँ से अब थोड़ी सी, क्योंकि ये टफ पोर्शन था तो हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी। इसके बाद सिंपल चीजें आने वाली है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनसे, तो अपन थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं लो। आप लोग को कभी भी ऐसा लगे कि सर बिल्कुल चीज समझ में नहीं, वही रोक देना मुझे, ठीक है। पर थोड़ी स्पीड तो थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बीच में भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, बात खत्म। चलो मैंने कहा देखो, जब ये बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है तो आप बोलोगे जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा हो, जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो आप बोलोगे एल, क्या लिखोगे, एल इज इक्वल टू आई रोटेशन इनटू ओमेगा। L इज इक्वल टू आई रोटेशन इनटू ओमेगा। आई रोटेशन का मतलब अगर ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो ये एक्सिस लिख देना, अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमा रहे हो तो इस एक्सिस के अबाउट लिख देना। जिस भी एक्सिस के अबाउट आपका रोटेशन हो रहा हो आप लिखोगे L इक्वल टू आई ओमेगा, और आप बोलोगे सर आई रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट आपका रोटेशन हो रहा है उसी एक्सिस के अबाउट आप L इक्वल टू आई रोटेशन इनटू ओमेगा लिख सकते हो। सिमिलरली आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो हाफ आई रोटेशनल इनटू ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोटेशन की बात हो रही है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर प्योर रोटेशन नहीं है, मतलब रोलिंग की बात कर लो, ठीक है, प्योर रोलिंग की बात कर लो, मैं क्या कह देखो, मुझे किसी के अबाउट चाहिए, मान लो कि सर इसके अबाउट चाहिए, ये पॉइंट हुआ है, तो आप बोलोगे एल अबाउट हो। आप बोलोगे सर पहले तो हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लेंगे ICM ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके रोटेशन से निकाल लेंगे I इंटू ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस अगर ऑब्वियसली अगर इसका ओमेगा से रोटेट कर रही है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की कुछ स्पीड भी होगी GCM। तो एक तो इसका रोटेशन निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस अब सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट मास मान लेते हैं और इस O के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और निकालेंगे। सर ये पॉइंट मास है ना, BCM लाइन को याद है, बी की डायरेक्शन को बढ़ाओ, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो पॉइंट मास के लिए, मान लो इस तरीके से आ रहे हैं तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस की आई आर, तो आप लिख लोगे MBCM इनटू आर, ये ऐड कर दोगे। पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट
ICM ओमेगा प्लस MBCM इनटू R। ठीक है, तो आपका आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, किसी भी पॉइंट के किसी भी एक्सिस। ऑब्वियसली ये किसके अबाउट निकाल रहा हूं सर, इस O के अबाउट निकाल रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा अगर कोई मुझसे इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आप क्या निकालोगे? हाँ, आप सेंटर ऑफ मास से निकालो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन हो रहा है प्लस ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, तो आप बोलोगे उसको, आप ट्रांसलेशन मोशन भी ऐसे बोलोगे, आप MBCM इसको बोलते हैं हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कई बार क्वेश्चन इससे भी बन जाता है। ऐसे छोटी छोटी आप बोलो कि वर्क डन क्या होता है, F डॉट ds, राइट। रोटेशन में वर्क डन कितना होगा, आप बोलोगे सर टाउ डॉट d थीटा। बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल फोर्स इनटू रोटेशनल वाला डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस पावर का अगर फॉर्मूले की बात करो तो पावर होता है दैट इज इक्वल टू F डॉट d। ऐसे ही आप बोलोगे टॉर्क में अगर रोटेशन में पावर निकालना है तो आएगा टाउ डॉट ओमेगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बस आपको पता हो, उससे काम बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो दिस इज एनी डाउट्स? नहीं है तो मना भी क्या करो, अगर है तो हाँ बोला करो, कुछ तो बोला करो यार। नहीं है सर। क्लियर है? यस अरे यस सर, you people यस। ऐसे बोलो यार थोड़ा सा। तो ये बात हो गई रोटेशन की। अब आपको आके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम 80 to 90% क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाएंगे। स्पेशली नीट के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है। नीट के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ सारे ऑलमोस्ट सारे। एक आध छोटे मोटे कंसेप्ट होंगे जो खुद आपको आते होंगे, नहीं होगा तो थोड़ा सा पढ़ लेना, जो शायद मैंने छोटे मोटे कंसेप्ट स्किप कर देते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आपको पता होते हैं, ऐसे मैं ज्यूम कर लेता हूँ। बहुत छोटे मोटे कंसेप्ट होंगे, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, बट ऐसा हो जाता है कोई डेफिनेशन है, कोई कुछ है, डेफिनेशन से आ जाएगा एक छोटी सी बात, रेडियस ऑफ गायरेशन। यस, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो किसी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो क्या किया करो, जिस पॉइंट के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है आप उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। दैट इज, मान लो जो भी आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, mr² आ रहा है, हाफ mr² आ रहा है, जो भी आ रहा है, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप m² से कंपेयर करो। समझ में आ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको m² से कंपेयर कर दो, k की वैल्यू जो आएगी दिस k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आपको उसको फाइंड आउट करने का तरीका है। मैंने कहा सर अगर रिंग का आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इक्वल टू m² निकाल दो, k की जो वैल्यू आएगी वो होगी रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है वो भी बता देता हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन ये बोलता है कि एक बॉडी है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला किसी एक्सिस के अबाउट। अगर इस बॉडी को हम एक पॉइंट मास फीड करें और उतना मास हम किसी डिस्टेंस पर रख दें कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, सेम एक्सिस की बात हो रही है, इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर रख दें कि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट सेम आए, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालिए, उसको m² से कंपेयर कर दीजिए, k की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, दैट इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। डेफिनेशन भी बता दी और आपको निकालने का तरीका भी बता दिया। चलिए आगे, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो।
ग्रेविटेशन। नेक्स्ट चैप्टर इज ग्रेविटेशन। क्लियर है? ग्रेविटेशन की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेविटी आपको सबको पता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, राइट? सर टेस्ट में रोटेशनल सारा आएगा क्या? टेस्ट में रोटेशन, टेस्ट का सेल बता रखा है यार मैंने शायद। सर आपने बोला था सर मंडे तक आपने पूरा हो बोला था जाता कि तो अगर पूरा क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम कुछ चेंज करेंगे, ऐसा कुछ बोला था। अभी तक क्या बता रखा है? सेंटर ऑफ मास तक, वर्क एनर्जी और सेंटर ऑफ मास। हाँ वर्क मतलब एनर्जी, ये पावर स्टार्ट कंप्लीट और सेंटर ऑफ मास था ये वाला चैप्टर। सेंटर ऑफ मास नहीं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला, ऐसे नाम बोला करो यार। सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखा करो। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम उसमें इंक्लूड कर लें क्या, बेसिक? सर वो तो आपकी कॉल थी, आपने कहा था अगर प्रैक्टिस हो जाएगी मतलब क्वेश्चन में अरे करवा दूंगा तो ठीक उसके है, मैं बाद। इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी मेरी कॉल तो है ही, बट मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको लास्ट लेक्चर तक हमने जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखा था, केवल वो, रोलिंग बोलिंग अभी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, रोलिंग वगैरह लास्ट में रख लेंगे, केवल टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम इंक्लूड कर लें उसमें? विल इट बी ओके फॉर यू पीपल? यस सर। यस सर। हाँ ना, कुछ बोलोगे? रोलिंग से पहले पहले ना। रोलिंग वगैरह कुछ नहीं, केवल टॉर्क के बेसिक और एंगुलर मोमेंटम को निकालना, बस इतना। रोलिंग भी नहीं है ना, और ज्यादा कुछ रोटेशन के जो कंसेप्ट आज पढ़े वो तो बिल्कुल नहीं, केवल टॉर्क निकालना और एंगुलर मोमेंटम निकालना भी इंक्लूड करना चाहता हूं मैं, बस। और बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक तो आपको ऑलरेडी बोल ही रखा था, सिर्फ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना, ठीक है? वो उसमें इवन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हटा दो, सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना, टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन से टॉर्क फाइंड आउट करना, नेट टॉर्क निकालना और क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम निकालना, वहां तक कर लेते हैं, ठीक है? इतना पोर्शन आता है, ठीक है, सॉर्टेड है सर। ठीक है? सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 40-50 क्वेश्चन तो हमने शायद सॉल्व कर लिए। एक डिग्री में 20 क्वेश्चन होंगे और एक में शायद 15 होंगे, 35 क्वेश्चन तो मैंने दे दिए, बाकी प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह मिलाओगे तो 40-50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी कर ली है, बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे। आपको डीपीपी आज नहीं तो कल बाकी रोटेशन की भी मैं दिला दूंगा, ठीक है? चलो खैर, ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की सबसे पहले तो हम बात करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो भाई, सबसे अच्छी बात है मैं इसको इजीएस्ट चैप्टर में से काउंट करता हूँ। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट, राइट? नॉट द इजीएस्ट, तो एटलीस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट। और इस चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि छोटा सा चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट है। अगर हमें वर्क पावर एनर्जी अच्छे से आती है तो ये 2 फॉर्मूले सीख लोगे और बस वर्क पावर एनर्जी लगाना है मुझे, ठीक है? तो आप बोलोगे ये 2 क्वेश्चन तक दे जाता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? एनी टू मासेस, देखो ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि कोई भी दो मासेस हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं और ये कैमरा मेरे सामने रखा हुआ है, भी अट्रैक्ट ईच अदर। मैं और ये मेरे सामने अगर कोई चेयर रखा है, ये मार्कर है, तो भी अट्रैक्ट ईच अदर। 2 मार्कर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप बोलते हो एनी टू मासेस, जिसके पास मास है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? इफ एनी 2 पॉइंट मासेस, केवल पॉइंट मासेस के लिए चलेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला उसने दिया ना, ये वाला फॉर्मूला केवल पॉइंट मासेस पर वैलिड होता है। ये जो वैल्यू है, फोर्स जरूर लग रहा होगा, लेकिन कितना लग रहा होगा ये नहीं बता पाते हैं। पॉइंट मासेस के लिए कितना लग रहा होगा ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताते हैं कि अगर 2 पॉइंट मासेस हैं, दोनों आप बोल सकते हो इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो आप बोलोगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये इस पे फोर्स लगाया F/2 ड्यू टू 1, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा F/1 ड्यू टू 2, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, and that is proportional to आप बोलते हो m1 m2 by r square। proportionality कांस्टेंट आता है यहाँ पे g। इस g की वैल्यू को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। why we call it यूनिवर्सल, किसी को पता है क्या? why it is called यूनिवर्सल? because आप बोलते हैं यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। इसकी वैल्यू कितनी होती है एनीवन? कितनी होती है? अरे किसी को याद नहीं है? अरे ऐसे होती है क्या? देखना मैं कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी, गलत 2 कांस्टेंट आपस में मिक्स कर देता हूँ। ये होती है क्या?
सर 6.67 होगा ना? 6.67। वेरी गुड, चलो कुछ तो सही बोल रहे हो। 6.67 इंटू 10 into 10 to the power minus 11 or 12? so -11 न्यूटन मीटर। वेरी गुड, ठीक है, तो आप बोलोगे ये होती है। इतनी सी बातें आप लोग एक्शन रिएक्शन पे बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने बेसिक बातें कर दी। मैंने कहा ये तो पॉइंट मासेस, पर इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। आई थिंक लो, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, ठीक है। बड़ी बड़ी बॉडीज पे डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। मैंने कहा तो बड़ी बॉडीज को कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सर इंटीग्रेशन करके। एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। अच्छा, बाकी आपने बोला अगर एक से ज्यादा पॉइंट मासेस का ग्रुप होगा तो आप बोलोगे क्या करोगे? सर फोर्स है, वेक्टर है, तो सिंपली क्या होता है, सारे की वजह से नेट रिजल्ट निकालोगे। तो मैं वो बेसिक चीजें नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ। अगर आपने बोला ये रॉड है, इसकी लेंथ L है, मास M है, यूनिफॉर्म रॉड है, इस रॉड के सेंटर से x डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। एक काम करो, यहाँ से ये डिस्टेंस r डिस्टेंस पर एक मास रखा हुआ है, तो बताओ इनमें आपस में कितना फोर्स लग रहा होगा? अब आप इसमें G(m1 m2 by r² नहीं लगा पाओगे, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मासेस नहीं है, ये तो पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास नहीं है, तो क्या करोगे? कोई बात नहीं सर, इससे x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी, dx होगी, जिसका मास कितना होगा, dm होगा, हाँ या ना? इसकी वजह से इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, वो तो आप बोलोगे छोटा सा फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह लिखेंगे g into dm into m by x²। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा dm की वैल्यू निकालना आना चाहिए। अब तक तो सीख गए होगे dm की वैल्यू। आप बोलोगे टोटल मास अपॉन मास पर लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। टोटल फोर्स कितना निकालोगे? आप बोलोगे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ g dm की वैल्यू देखो कितनी है, g m by l m into dx by x²। g कांस्टेंट है, यस, कैपिटल M कांस्टेंट है, यस, l कांस्टेंट है, यस, स्मॉल m कांस्टेंट है, यस, वेरिएबल क्या है, x। अब आप देखो कि मुझे पहला एलिमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये पहला एलिमेंट होगा, ऐसे एलिमेंट 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 सारे एलिमेंट की वजह से फोर्स ऐड करना है। आप लोग लास्ट एलिमेंट मिलेगा यहाँ, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पर होगा जब x की वैल्यू कितनी होगी? सर r होगी। यहाँ पर होगा लास्ट एलिमेंट जब होगा तब उसकी x की वैल्यू कितनी होगी? l प्लस r होगी। तो सॉल्व कर दो, कांस्टेंट चीजें बाहर ले लो, ये सब कांस्टेंट है बाहर ले लो, 1/x² का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? ये तो बाहर ले लो, 1/x² का इंटीग्रेशन लोगों को आता नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, तो ये आएगा l प्लस r। लिमिट रख दो, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, लिमिट रख दोगे वैल्यू आ जाएगी (0). अगर पॉइंट मासेस है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरे पास पॉइंट मासेस नहीं है तो आप ऐसे इंटीग्रेशन करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यही रॉड से ज्यादा कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो एक बार आपने सॉल्व करना सीख लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो भाई, एक छोटा सा मास m है, ये अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तभी तो कोई दूसरा अगर पॉइंट मास यहाँ आएगा तो उस पर फोर्स रहेगा। मतलब ये अपना एक इलाका बना के बैठा हुआ है, मुन्ना भाई का इलाका है, मेरा इलाका है, मेरे इलाके में कोई दूसरा आएगा तो उस पर इफेक्ट फील होगा, उस पर फोर्स लगेगा। हाँ भैया बिल्कुल लगेगा। तो आप बोलोगे उस इलाके को बोलते हैं फील्ड। कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड इलाका ही होता है ना यार। अब आपने बोला कि सर अलग अलग पॉइंट पर आप मेरे इलाके में कहीं बाउंड्री पे एंटर करोगे, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आप मेरे एकदम अड्डे के पास पहुंचोगे तो भाई साहब बहुत रेजिस्टेंस फील होगा, मेरे लड़का लोग खड़े होंगे, मार फ्राई कर देंगे, हाँ या ना? तो आप क्या बोलोगे? जितना आप m के पास पहुंचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा आपके ऊपर। तो आप बोलोगे किस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगने वाला है, तो आप बोलोगे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी होगी, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और वो कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी पॉइंट पे, मैंने कहा ये A पॉइंट है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मैंने कहा अगर इसकी डिस्टेंस r है, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने कहा सर अगर यहाँ पे m0 एक मास यहाँ पे रख दें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? आप बोलोगे सर वो फोर्स लगेगा Gm m0 by r। कोई दूसरा मास जब यहाँ रखा जाएगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? m0। मैंने कहा अगर मास को चेंज कर दोगे तो उस पर फोर्स अलग हो जाएगा।
हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट मास वहां कितना लगेगा। एक यूनिट मास अगर यहाँ रख देंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ईजी से डिनोट करते हैं। तो ईजी इज इक्वल टू क्या, एफ बाय एम, इज इक्वल टू एफ बाय एम नॉट। फोर्स पर यूनिट मास कितना है, सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ये जी एम अभी आर बटा जी एम बाय आर। तो दिस इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस एम नॉट को बोले, इस एम नॉट को यहाँ रखें तो उसका एक्सेलरेशन कितना लग रहा हो, कोई बताएगा क्या? आप बोलोगे सर इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इतना। एक्सेलरेशन निकालना है एम नॉट मास होगा तो क्या करोगे, फोर्स अपॉन एम नॉट, दैट विल बी योर एक्सेलरेशन। सर फोर्स अपॉन एम नॉट, अरे सर ये तो आएगा, gravitational field intensity is also equal to the acceleration as well, is also equal to acceleration, और acceleration ये कौन सा है, it is same as the acceleration due to gravity। तो हम उस acceleration को g बोल देते हैं, it is same। अब बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका r वेक्टर इधर की तरफ है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो अगर वेक्टोरियल लिखोगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ये जो फोर्स है वो आर कैप के ऑपोजिट आता है। आर कैप की डायरेक्शन अगर ये है तो फोर्स इज इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस आ जाता है। इसी तरीके से जो ईडी है, ईडी की वैल्यू अगर वेक्टोरियल लिखोगे ना ईडी, तो आप लिखोगे सर माइनस ऑफ जी एम बाय आर स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि सर ये आर कैप के ऑपोजिट है। अगर आर की डायरेक्शन इधर है तो ईडी डायरेक्शन, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो क्या होगी, आर के ऑपोजिट है। तो अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है तो आप बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लिखा जाता है जब वो वेक्टोरियली लिखा जाता है। कम लिखा जाता है बट लिखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगता है। मैग्नीट्यूड वाइज आपको पता होना चाहिए, जो भी वहां पे मास रखा जाएगा उसका कितना एक्सेलरेशन होगा, उसको भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो, बिकॉज़ इट इज सिग्मा दैट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल दो या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो, उस पॉइंट पे दैट इज सेम। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां पे कौन आ रहा है। अगर मैंने बोला मेरा इलाका है, मतलब मेरे पे डिपेंड कर रहा है कि वहां पे एक्सेलरेशन कितना फील करोगे, चाहे आप आ जाओ चाहे कोई दूसरा बंदा आ जाए, कोई तीसरा बंदा आ जाए, बिकॉज़ दैट इज डिपेंडिंग ऑन माय मास, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड नथिंग एल्स। आपके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है या आपकी किसी और बॉडी की कोई और कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे है ना छोटे में आ जाए, चाहे बड़े में आ जाए, चाहे मोटे में आ जाए, आप बोलोगे सबका एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम, क्योंकि ये मेरे मास पे डिपेंड कर रहा है, मेरा इलाका है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दैट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये चीजें क्लियर हैं? यस और नो? यस सर। यस सर। इजी चीजें हैं यार। यस सर। अब नाउ हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ भी तो क्या है, बॉडी है ना, उसके पास भी तो मास है ना। ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के फॉर्मूले सारे ऐसे चलेंगे, जो चीज आज मैं बता रहा हूँ वही सारी चीजें वहां रिपीट करूंगा मैं। वहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, फॉर्मूले यही आने वाले हैं। वहां पे Gm1 m2 by r स्क्वायर K1 Q2 by r स्क्वायर आ जाएगा, फॉर्मूले विल रिमेन द सेम। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे भी सोलर इक्लिप्स पड़ने लगा क्या, अंधेरा अंधेरा होने लगा क्या आसपास? किससे करके आपका धूप निकली हुई है अभी की डेट में जो देख पा रहा है? सर यहाँ पे पूरे धूप नहीं है मेरे यहाँ, तो अंधेरा है। यहाँ तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा 10 से 2। मेरे यहाँ धूप है सर। धूप आ गई तेरे यहाँ? कौन है मदन? मदन वाली आईडी है क्या? यस सर धूप है। हाँ मदन, तेरी आवाज बैठ गई मेरे कान में, देख रहा है कितनी इरिटेटिंग है इसका मतलब। मैं सोच रहा हूँ सर मेरे से मास्टर से ज्यादा इरिटेटिंग आवाज किसी की नहीं है। अच्छा मास्टर की आवाज कितनी सुनाई देती है, जैसे रेडियो में से बोल रहा हूँ ऐसा सुनाई देती है क्या? नो सर। अरे बोल दे यार, शर्माना क्या। फेस टू फेस सुनी होती है आवाज तब बता दो सर डिफरेंस, तो अभी तो पता नहीं चला। अरे ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।
ये गाना प्रेजेंट किया था, चुन्नी मुन्नी रुन्नी सन्नी सन्नी बिन्नी सबने, राइट? ऐसे तो बोलते थे आकाशवाणी, कुछ कुछ आवाज मेरी वैसी लगती है, ऐसा मेरे दोस्त बोलते हैं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम कुछ रख रखा है। खैर छोड़ो, क्या करा। तो सुना था ना तुमने आकाशवाणी यार? नहीं यार, तुम लोग नई जनरेशन में, तुम लोगों ने आकाशवाणी कहाँ सुना होगा? है सर, सुनना है, मेरे घर में सुनते नो रहते सर, हैं। नो सर। चलो अच्छी बात है। तो मैंने कहा सर ये अर्थ है, अब हम अर्थ की वजह से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। अर्थ का मास को हम कैपिटल एम बोलेंगे, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर बोलेंगे। अर्थ है ना, अर्थ, दी अर्थ। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मास है। आप बोलोगे सर इस पॉइंट मास का फोर्स निकाल सकते हो, आप बोलोगे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा इस मास का, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर आप बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी होगी, आप बोलोगे Gm/r²। क्या ये बात समझ में आ गई? अभी तो निकालो ना। आप बोलोगे सर वो तो पॉइंट मास की वजह से थी। मैंने कहा बिल्कुल, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर हो, ऐसा हो, यूनिफॉर्म स्फीयर हो, एक काम करो, अर्थ की जगह पे पहले यूनिफॉर्म, हॉलो और सॉलिड बोलिए, चलता है, चलिए। अर्थ की वजह से पहले हम स्फीयर की ही बात कर रहे हैं। ये मान लो क्या है, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर पे अलग अलग पॉइंट पे, मैंने कहा था इस पॉइंट की डिस्टेंस r है। अगर ये पॉइंट यहाँ है तो डिस्टेंस r है, अगर यहाँ पर है, ये दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस r की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, बट स्मॉल r ही कहलाएंगे और अंदर आ जाएगी। हॉलो स्फीयर है, अगर पहला केस, अगर r की वैल्यू कैपिटल R है से ज्यादा है, मतलब आउटसाइड है कुछ पॉइंट, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू या ईजी की वैल्यू जो होगी, आप ये आउटसाइड बोल दो, दैट इज Gm/r²। मतलब अगर ये हॉलो स्फीयर है और अगर ये पॉइंट स्फीयर के बाहर कहीं लाई कर रहा है, तो आप इस स्फीयर को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करो और उसके पॉइंट मास सेंटर पे पॉइंट मास m रख दो, तो भी आप बोलोगे यही आएगा। सेकंड केस, अगर वो r की वैल्यू कैपिटल R है, मतलब ये पॉइंट कहां पर है, सरफेस पे, तो सरफेस पे अगर आप बोलोगे जो EF सरफेस आएगा, तो दैट इज इक्वल टू Gm/R²। कैसे हो गई? थर्ड पॉइंट, अगर r की वैल्यू लेस देन r है, मतलब इनसाइड है, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, E इनसाइड इज इक्वल टू E। इसको शेल थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि अंदर कोई मास है ही नहीं, बाहर के जितने भी मासेस हैं सारा का सारा सरफेस पे हॉलो है ना, तो जो नेट देखो सब अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर है सर, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो नेट सबका सॉल्व होकर कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर हॉलो स्फीयर के अंदर आप जाओगे तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। सरफेस के बाहर रहोगे तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसी रहेगी। और अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे r के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू 0 से लेके r की वैल्यू, r के ऐसा पॉइंट की डिस्टेंस है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप बोलोगे सर जब तक सरफेस पे नहीं पहुंचाओगे तब तक तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, और जैसे ही आप सरफेस पे पहुंच गए उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखो ऐसे वेरी कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये देखो ये मैग्नीट्यूड वाइज दिखा है। अगर मैंने इसी को वेक्टोरियली ड्रॉ किया होता ना, वेक्टोरियली ड्रॉ किया होता तो ग्राफ होता है ये ऐसे ड्रॉ होता है, क्योंकि आपको पता है ईजी की वैल्यू नेगेटिव आती है, r पॉजिटिव है तो ईजी अंदर की तरफ होगा। तो अगर वेक्टोरियली कभी ड्रॉ किया गया होगा तो वो ऐसे ड्रॉ होगा, और मैग्नीट्यूड वाइज ड्रॉ किया गया होगा तो ऐसे क्या होगा। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ये तो नहीं सॉलिड स्फीयर वाला, कभी आपसे मैग्नीट्यूड वाइज, कभी आपसे वेक्टोरियल वाइज, आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन सा है, क्वेश्चन में लिखा रहता है क्लियरली। इस ग्राफ में कोई दिक्कत, ये वैल्यूज आपको याद रहेंगी, है ना? चलो इतना ही काफी आज के लिए, आई गेस टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर से हम वापस अर्थ पे जंप करेंगे, जो अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, राइट? तो सॉलिड स्फीयर के जो फॉर्मूले बनेंगे वो अर्थ पे डायरेक्टली लगेंगे। अर्थ के बाद हम बात करेंगे स्पेस वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन की। एक लेक्चर में ग्रेविटेशन पूरा खत्म हो जाएगा। ग्रेविटेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, और एक तो क्वेश्चन श्योरिटी के साथ देता है, 2% भी दे देता है कभी कभी, एंड कभी कभी तो 3 भी दे जाता है, ठीक है?
तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए अच्छे से कर लेना। मैं कहता हूँ ग्रेविटेशन का क्वेश्चन तो छोड़ के आना ही नहीं है, रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इससे। एनी डाउट्स? नहीं है? सर आपने क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ सेंड कर दी? क्वेश्चन पेपर ऑफ पीडीएफ नहीं यार मेरे पास अभी ना, मेरे पास नहीं आई, मैंने बोला हुआ है मेरे पास आएगी, मैं वैसे ही आपको सेंड कर दूंगा। वैसे मेरी कल बात हुई थी टीम से, तो दे आर ट्राइंग कि बहुत जल्दी मे बी दिस वीक वो रिव्यू वाला ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इशू आ रहे हैं उसमें कुछ। बाकी बैचेस में खुल रही है क्या सर? क्या हो गया? बाकी बैचेस में? हाँ, उसमें कुछ इश्यूज हैं। अरे बहुत ज़्यादा यार लॉजिकल इश्यूज रहे, आप और हम नहीं समझ पाते। मैं थोड़ा सा टेक्निकल है ना, वो समझाने लगते हैं और मैं समझ नहीं पाता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं तो सिर्फ आपके लिए बोल देता हूँ कि मैं बहुत टेक्निकली ऐसा वीक हूँ, मैं टेक्निकली इतना वीक भी नहीं हूँ। तो आई हैव वर्कड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर 2-3 years, सो आई हैव डन द कोडिंग थिंग। तो समझ में आता है, लेकिन मैं उनके सामने ऐसे ही बनता हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, दे आर डूइंग इट बिकॉज काफ़ी काम रहता है, इतना डिफिकल्ट होती हैं चीज़ें, छोटी छोटी ग्लिचेस आ जाते हैं, तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इफ एंड बट हो जाते हैं मैथमेटिकल एल्गोरिथम में। वेरी सून इट विल बी अवेलेबल फॉर यू। और पीडीएफ मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मुझे पीडीएफ तो भेज दें, अगर आती है तो मैं आपको जरूर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर डाउट्स? चलिए, थैंक यू देन। आमिर सर